क्वेश्चन नंबर 51। उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। गलत है। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। इसमें से पूछा कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है पुनर्विलोकन के थ्रू। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्यतः सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? पहला, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। इसी अनुच्छेद का अवलंब लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया कि सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंध या उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन सांवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंध की तरह कार्य नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में यह अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है या राज्य विधायिकाओं द्वारा बाध्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है विधियों और कार्यपालिक आदेशों के संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन ए ये जो है सही है। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों के संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर पर शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद यथा अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्ष मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे वो सही है। ऑप्शन 2 केवल 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि केवल बी ऑप्शन में ही केवल 2 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि मूल ढांचे शब्द का उल्लेख केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा किया गया है। अतः कथन एक सही नहीं है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद 13
न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है और यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हों, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। ये याद रखिएगा, भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। भारत में संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32 तथा 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं एवं अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संपोषक हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य, केंद्र या राज्य सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है तथा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने, यदि वह सांविधिक प्रावधानों के विपरीत है, की अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि प्रश्नगत कथन 1 अनुच्छेद 228A के रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़ा गया था, परंतु 43वें संविधान संशोधन 1977 से इसे निरसित कर दिया गया। साथ ही केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो। अतः प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 60, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। ऑप्शन डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला अभिकथन ए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान के कुछ उधार की वस्तुएं हैं। ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारतीवाद 1973 तथा मेनका गांधीवाद 1978 आदि के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी यह संवैधानिक दायरे में सीमित है। इसका एक प्रमुख कारण है कि जहां अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत अपनाया गया है, वहीं भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है। इस प्रकार कथन 1 ए सत्य है। दूसरी ओर भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है, अतः कारण आर भी सत्य है, किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, अतः विकल्प भी अभीष्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131 to 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246, 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है।
इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। बी, विधि के समक्ष समानता के अधिकार के भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। ऑप्शन बी जो है यही आपका सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं भी रखता है, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या न्यून करती हो, और यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो ये है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन है? तो ये है भारत का उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, केंद्रीय कानूनों के संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। यहाँ पे आर कारण सही है, लेकिन कथन ए गलत है। कथन ए गलत है, ऑप्शन डी, और कारण आर जो है वो सही है। एक्सप्लेनेशन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है, तथापि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकारिता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131A के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध तथा अनुच्छेद 226A के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधी उपबंध किए गए थे। तथापि 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इन्हें निरसित कर दिया गया। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना गया था, जो कि उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम और उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट निकाल सकते हैं। शेष सभी प्रश्नगत मामले उच्चतम न्यायालय की ही अधिकारिता में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं? तो ये अनुच्छेद डी, अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 72, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में
भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन सी, संसद को। ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 138 के खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ये है ऑप्शन सी, संसद द्वारा विधि बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो ये राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि तथा तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 75, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ऑप्शन बी। वर्ष 1998 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन अनुच्छेद 143 के खंड 1 के तहत किया था। 3 जज केसेस के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय के 3 वादों में यह तीसरा था। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया था कि उपर्युक्त संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। क्वेश्चन नंबर 76, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। दूसरा, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देशों पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। पहला, लोक महत्व के विषयों में विधि या तथ्य संबंधी। दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते या अन्य समकक्षी विषयों पर। प्रथम प्रकार के मामलों में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु द्वितीय मामलों में वह परामर्श अवश्य देता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई कम से कम 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजे जाएं। अतः विकल्प सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। ऑप्शन बी। अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अनुच्छेद 143(1) के तहत जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता या मांगता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह उचित समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपना परामर्श दे सकेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। स्वप्रेरण पर, व्यापक लोकहित के किसी विषय में, यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो यहाँ पर दूसरा जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन बी केवल 2।
क्वेश्चन नंबर 80, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो ये अनुच्छेद 143 के तहत किया था। क्वेश्चन नंबर 81, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। जहाँ पे भी संविधान और कानून की रक्षा आ जाएगा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली गई शपथ कहलाएगी। ऑप्शन बी। प्रश्नगत शपथ का प्रारूप संविधान की अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली गई शपथ का है। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक ही शपथ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 139 क, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों का अंतरण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं मिलाने के लिए और यहाँ पे वाद हैं और विषय हैं। एक बार इनको यहाँ पे देख लीजिए, हम सीधे इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। सही सुमेल इस प्रकार है। वाद ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य निवारक अवरोध की प्रक्रिया, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य स्वतंत्र भाषण पर रोक, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ संविधान संशोधन की संसद की शक्ति होगी, शक्ति चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है उत्तर में। आइए सीधे इसके एक्सप्लेनेशन को ही देखते हैं। प्रश्नगत वादों में से कामेश्वर बनाम बिहार राज्य वाद तथा पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल वाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। प्रश्नगत विकल्पों में सही उत्तर प्राप्त न होने के कारण झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के सभी विकल्पों को गलत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो ये है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण। ऑप्शन ए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? अनुच्छेद 355। ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को सर्बदानंद सोनोवाल बनाम भारत संघवाद में दिए गए अपने फैसले के तहत प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचाट अधिनियम 1983 अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। इस कानून के रहते केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के संदर्भ में दिया था। अनुच्छेद 355 में उपबंधित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। क्वेश्चन नंबर 87,
TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन सी। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT की स्थापना 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई TRAIA अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी वाद का न्यायिक समाधान करना है। दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग एवं एयरपोर्ट टैरिफ संबंधी मामलों में इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम है। यहाँ पे उत्तर है HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। ऑप्शन डी। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रश्नगत मुख्य न्यायमूर्तियों का कार्यकाल है इस प्रकार। जस्टिस BP सिन्हा 1 अक्टूबर 1959 से 31 जनवरी 1964। जस्टिस PB गजेंद्र गढ़कर 1 फरवरी 1964 से 15 मार्च 1966। जस्टिस SR दास 1 फरवरी 1956 से 30 सितंबर 1959। जस्टिस KG बालकृष्णन 14 जनवरी 2007 से 11 मई 2010। जस्टिस SH कपाड़िया 12 मई 2010 से 28 सितंबर 2012। जस्टिस HL दत्तू 28 सितंबर 2014 से 2 दिसंबर 2015 तक। जस्टिस रंजन गोगोई 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019। जस्टिस NV रमन 24 अप्रैल 2021 से अब तक। जस्टिस दीपक मिश्रा 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक। जस्टिस TS ठाकुर 3 दिसंबर 2015 से 3 जनवरी 2017 तक। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक। इस प्रकार स्पष्ट है कि सही निरंतर क्रम विकल्प डी में प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? तो ये थी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। ऑप्शन सी। प्रश्नकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थे, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2010 में नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व ये पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं। इनसे पूर्व जस्टिस फातिमा बीवी, जस्टिस सुजाता मनोहर एवं जस्टिस रूमा पाल भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुकी थीं। 13 सितंबर 2011 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई थी तथा वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश थीं। इसके पश्चात 13 अगस्त 2014 को जस्टिस R बानुमति तथा 27 अप्रैल 2018 को जस्टिस इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। इसके पश्चात 7 अगस्त 2018 को जस्टिस इंदिरा बनर्जी तथा 31 अगस्त 2021 को जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस BV नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी तथा इस प्रकार अब तक जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 11 महिला जज सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन चुकी हैं। अगला प्रश्न 90, हाल में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? तो ये थे L नागेश्वर राव। ऑप्शन सी। 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। ये न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव। इनमें से L नागेश्वर राव सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता थे। यह अगस्त 2003 से मई 2004 और 26 अगस्त 2013 से 18 दिसंबर 2014 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे।
इनके पश्चात वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली महिला तथा कुल 8वीं व्यक्ति बनी जो सीधे अधिवक्ता बार से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुई। क्वेश्चन नंबर 91, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो ये है न्यायमूर्ति SK झा, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रश्नगत मुख्य न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति AK पटनायक 2009 से 14 के मध्य, न्यायमूर्ति RV रविंद्रन 2005 से 11 के मध्य तथा न्यायमूर्ति AK माथुर 2004 से 8 के दौरान उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। न्यायमूर्ति SK झा 1989 से 93 के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तथापि वे भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वैसे तो हम PN भगवती ही कहते हैं, लेकिन इनके साथ में एक और लोग थे, आइए इसलिए इसको उत्तर यहाँ पे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालयों की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश PN भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में जनहित याचिका स्वीकार की थी। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की मां, मदर ऑफ PIL के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पुष्पा कपिला हिंगोरानी को। लेखनी है कि जिस समय PN भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय YV चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अतः दिए गए विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये न्यायिक पहल के द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो ये ऑप्शन कथन 2 जो है वो सही है, केवल 2, ऑप्शन बी। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका PIL को प्रारंभ करने और प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन ए। PIL का पूर्ण रूप है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 96, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो ये उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों दोनों में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कूट की सहायता से चुनिए। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकते हैं जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। दोनों ही कथन कारण सही हैं और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। यहाँ पे A और R दोनों सत्य हैं। RA का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति या समूह या समाज के हित संबंधी मामलों में न्यायिक उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 98, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है USA, ऑप्शन सी। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव USA अमेरिका से हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है बी जनहित याचिका से, ऑप्शन बी। भारत में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म
यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोनों से संबंधित है, तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक उचित उत्तर विकल्प बी है। क्वेश्चन नंबर 101, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने कहा था। ऑप्शन बी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश A.S. आनंद ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक जोखिमवाद, जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संदर्भ में आत्मानुशासित एवं सावधान रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय में से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है। वह न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए। 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति M.B. शाह, न्यायमूर्ति डॉक्टर A.R. लक्ष्मण की पीठ ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय व अन्य के वाद में दिए गए अपने निर्णय में यह अभी निर्धारित किया है कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 103, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाद 1997 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 का स्पष्ट उल्लंघन माना था और इसकी रोकथाम के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के नाम से अभिहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? ऑप्शन डी, कोयला आवंटन घोटाला वाद। ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला वाद की सुनवाई की दौरान CBI को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 105, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भा द स की धारा 377 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपनी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। ज्ञातव्य है कि IPC की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों में से किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी।